तो अगला टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। अब ये क्या चीज़ है, इसको अब मैं छोटी सी बात में समझाना चाहता हूँ आपको कि मान लीजिए f(x) एक फलन था, इसको डिफ्रेंशिएशन करके आप gx पे पहुँच गए। क्या किया आपने? डिफ्रेंशिएशन किया, dy/dx। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्रेंशिएशन, मतलब अवकलन किया आपने। तो अगर gx को इंटीग्रेट करोगे तो f(x) पहुँच जाओगे, इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये छोटा सा एक लाइन में समझाना चाह रहा हूँ। मतलब डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट, उसका विपरीत इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब इसको लिखते कैसे हैं? मान लीजिए y जो है वो x का फलन है, तो जिसका वो फलन होगा उसको y के साथ dx में ऐसे रखोगे गुणा करके, और ये एक चिन्ह बना दोगे ऐसे सांप की तरह। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ये समाकलन का चिन्ह है, ये समाकलन का चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह। अब सुनो, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब उसके सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो अगर y x का फलन है तो यहाँ dx रखोगे, dx। ठीक है, y यहाँ पे फलन बना रहेगा। और ये इंटीग्रेशन, इस सिंबल का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। ये चिन्ह का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। अब इसके फलन पे निर्भर करेगा आगे के सूत्र। ठीक है, मान लीजिए आपका जो फलन है, अब कुछ सूत्र हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ सूत्र हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मान लीजिए जो आपने फलन लिया, फलन, वो फलन घातीय है। ठीक है ना, घातीय है। तो कुछ ऐसा है, x की घात n dx। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ एक कांस्टेंट गुणा हुआ पड़ा है और इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक, तो क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसकी सीमा नहीं है, इसकी सीमाएं नहीं दे रखी हैं, इसलिए इसका एक स्पेशल नाम होगा और उसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित समाकलन। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं यहाँ पे? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। देखिए, एक एक बात आप 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बस इतना बता देता हूँ जितना हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका सूत्र क्या है भाई? इसका सूत्र ऐसा है, वहाँ क्या करते थे, जो घातीय होता था वहाँ क्या करते थे, एक पावर कम कर देते थे, यहाँ पे बढ़ा दोगे। तो पहले तो k जैसा है उसको बाहर ले लो, k बाहर आ गया। उसके बाद x की घात बढ़ा दो और जितना ऊपर घात में किए हो उतना ही यहाँ पर भाग दे दो। ये भाई सूत्र है। हाँ, इस चीज़ को आप वेरीफाई जरूर कर सकते हो, मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता, पर इस चीज़ को वेरीफाई जरूर कर सकते हैं। प्लस c, ये लिखना पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ है? ये बस यही दर्शाता है कि ये अनिश्चित समाकलन है। तो ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो समाकलन का ये अचर है, कांस्टेंट। दिस इज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो क्या मुझे निकालना है? मुझे नहीं निकालना है।
क्योंकि ये इनडेफिनेट का कांस्टेंट है और हमारे पास इनडेफिनेट की कम ही ज़रूरत पड़ेगी, हम डेफिनेट ही पढ़ेंगे, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका मान आपको अपने आप ही पता चल जाएगा आपको। तो इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। अब मैं जब तक उदाहरण नहीं दूंगा इसको समझ नहीं पाओगे। उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए 9x² dx का इंटीग्रेशन आपको करना है। इस सिंबल का चिन्ह का मतलब होता है इंटीग्रेशन, समाकलन। सही है, ये करना है आपको। तो कैसे करेंगे? के बाहर ले लिया आपको, के बाहर ले लिया, ठीक। अब x की घात 2 है तो 2 + 1, 2 + 1 क्या हो गया? 3 डिवाइड बाय 3 प्लस, अब ये सी का मान ज्ञात नहीं करना आपको। अब ये देखो कट गए तो उत्तर क्या हो गया इसका? 3x³ + c, ये इंटीग्रेशन का हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा पक्का। कैसे? चलो मैं करके देखता हूँ। अब देखो ये जो उत्तर आया, इस उत्तर को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा वापस। मैंने कहा था ना यहाँ से कि अगर इसको इंटीग्रेट करके ला रहे हो तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। तो वेरीफाई क्या है सकता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 3x³ डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आ जाएगा 3 × 9x²। ठीक है, तो देखो 9x² हो गया। अब इस dx को ले जाओ उधर, तो dx को वैसे ले जाओ ना ले जाओ मिलाने के लिए है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 3x³। देखो ये आएगा उसको, है ना। तो डिफरेंशिएशन करने से जो आंसर आता है इंटीग्रेशन करने से वापस वही आ जाता है। करेक्ट है। चलो अब मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर्मूले लेता हूँ। जैसे ये पहला सूत्र हो गया, और भी सूत्र मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इसको लिखिए जल्दी से। तो मैंने अब क्या बताया कि समाकलन में और कलन में अंतर क्या है और उसमें समानता क्या है। ठीक है, मैंने जो सूत्र बताया आपको x⁴n dx में जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो n+1/n+1 ये आता है। इसमें ध्यान ये रखना है कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इधर हो नहीं सकता। और ये कब आएगा इसको नोट कर लेते हैं, नोट या नंबर 2 लगा लो, ये सूत्र को नंबर 2 कर दो। ठीक है, देखिए अगर dx/x है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो x का मान क्या हो गया? -1 हो गया। इसमें ये सूत्र नहीं लगेगा, इसका अपना एक नियम है। क्या नियम है? इसका आंसर होगा ln x + c। ठीक है ना, ln मतलब समझ रहे हो, log की घात, log का यहाँ बेस क्या है? e है, आधार e है। ठीक है, अब नंबर 3 और एक सूत्र ले लेते हैं, साइन। अब साइन का ले लेते हैं, साइन के अगर किसी को गुना करके रखो के तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बार बार मैं नहीं लिख रहा। तो sin x dx, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होता है, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, -cos x dx + c। ठीक है ना, c क्यों आ रहा है मैं आपको, dx में होगा cos x + c। ठीक है, नंबर 4 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है लेकिन इंटीग्रेशन प्लस साइन है, +sin x + c। ठीक है ना, sin x + c। ठीक है, उसके बाद ये कैसे आया होगा? इस चीज़ को आप डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा? 1/x dx। तो देखो आ गया ना, मैच हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल
या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अगला नियम, अगर e की घात x को इंटीग्रेट करें तो इसका उत्तर क्या होगा? वही होगा। इसका डिफरेंशिएशन भी वही है और इंटीग्रेशन भी वही है। ठीक है, अब और आप नोट करके कुछ नियम रख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट, यदि f का यहाँ पे कुछ गुणा कर दीजिए, आप x के साथ गुणा कर दीजिए, ax प्लस b ऐसे, तो इसका उत्तर जो x में गुना होगा ना, इसको इंटीग्रेट कर रहे हो मान लो, और इंटीग्रेट करके मान लो इसका आंसर gx आता है मान लो, तो वो gx ax प्लस b रहेगा, लेकिन x में जो गुना करोगे वो यहाँ पे भाग करना पड़ेगा प्लस c। ठीक, ये नोट है। तो इसको पहला उदाहरण में बताता हूँ, नंबर 1, जैसे इस पे लेके चलते हैं साइन पर या लॉग पर, किसी पे भी लेके चलो, तो लॉग ax प्लस b, इसको आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या इस नियम से लिख सकते हो, इसका आंसर ln x है, तो ln ax प्लस b, और इसका गुना क्या हो रहा है a, तो 1/a प्लस c। ठीक है, नंबर 2 साइन का, साइन ax प्लस b, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस, तो कॉस ax प्लस b, लेकिन a इसमें गुना हो रहा है तो आपको भाग करना पड़ेगा यहाँ पर। सही है, यही सिखाना था मुझे, है ना? सब में वैसे ही लगेगा, कॉस में भी वैसे ही लगेगा, ई में भी वैसा ही लगेगा। ठीक है, ई में वैसे ही लगेगा। चलो, तो ये कुछ नियम है जिनको आपको ध्यान रखना है। और कुछ लेके चलता हूँ, क्योंकि बेसिकली आप इसको गणित में सीखेंगे, मैथ्स में 12वीं कक्षा में आप सीखते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता रहा इसमें। एक दो जो फिजिक्स में मिलेगा उनको मैं ले रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसको लिख लीजिए आप। चलो, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, इनको देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये है, इसको कैसे करें? इसको करने का एक तरीका है कि इसको मान लीजिए कोई एक दूसरे वेरिएबल में t मान लीजिए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके कीजिए, बड़ा लेंदी होता है वो तो कुछ नहीं करना, सब आप गणित में सीखेंगे उसको कैसे करना होता है। मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको। क्या ये x की घात n dx था, x की जगह क्या आ गया 2x प्लस 3। तो मैंने बोला था ना कि अगर fx में ax प्लस b आ जाए और उसका आंसर gx है, तो सिर्फ इसको जो गुना है x में जो गुना है उसी को भाग कर देना है। ठीक है, देखते हैं। तो इसका उत्तर डायरेक्ट लिख सकते हो, 2x प्लस 3 की घात 4 है तो एक बढ़ा दीजिए 5, और इसको भाग भी देना होगा 5 से, n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, और 2 इसमें गुना है तो यहाँ पे भाग कर दो 2, तो 2 नीचे आ गया प्लस c। तो इसका उत्तर क्या हो गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 की घात 5 बटा 10। ठीक है, प्लस c। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। चेक करना है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। चेक करो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट होता है? ये पावर आगे आ जाता है तो 5, फिर अंदर घुसो और ये ऐसे ही रहेगा 2x प्लस 3, 5 एक कम हो गया, अंदर घुसो, अंदर घुसे तो क्या मिला अंदर 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो 5 इंटू 2 10 और 10 कैंसल, तो आंसर आ गया ना 2x प्लस 3 की घात 4। देखो वही आ गया। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आंसर, तो वेरीफाई भी हो जाएगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ।
अब इसको कैसे करें? साइन का मैंने बताया आपको, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर का कैसे करें भाई, बताओ। तो इसको ऐसे नहीं कर पाओगे, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या लगेगा? साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2x बाई 2 लिख सकते हैं इसको, dx इंटीग्रेशन। मैंने साइन स्क्वायर को ये लिख दिया 1 माइनस cos 2x बाई 2। अब नियम ये कहता है कि अगर बीच में जोड़ घटाव कुछ भी हो तो उसको आप इलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर दो फंक्शन का जोड़ या घटाव होता है, मैं अभी बताने ही वाला था आपको, दो फलन का, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में बताया कि अगर दो फलन ऐसे हैं f(x) प्लस माइनस dx, तो इसको डिफरेंशिएट करते हो तो कैसे होता है? दोनों को अलग अलग कर दो। उसी प्रकार इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे? तो दोनों को अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेशन में भी, तो अलग कर दो, जोड़ घटाव को अलग कर दो। तो 1/2 dx। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ठीक है। कांस्टेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर आ जाता है। माइनस, फिर ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, cos 2x dx, ठीक है। अब बताओ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, यहाँ तो कुछ x है ही नहीं, तो आप क्या मान सकते हो? वहाँ पे क्या है? x की घात 0 है, x की घात 0 dx। तो 0 dx का क्या होगा आंसर? एक बढ़ा दो और एक से भाग कर दो, तो वो क्या बना? x ही बना, तो इसका आंसर हो गया x। ये तो वैसे ही रहा, बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है। माइनस 1/2। अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन 2x। अब 2 देखो इसमें गुना है तो आपको भाग करना पड़ेगा 2 से, ठीक है, प्लस c। अब ये प्लस सी या माइनस सी, उसमें मत कमेंट मतलब ज़्यादा परेशान होना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो माइनस सी का अगर कर दिए तो दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैं दूसरा ही कांस्टेंट लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर हो गया x/2 माइनस साइन n होगा साइन 2x बाई 4, ठीक है, प्लस सी। ये हो गया इसका उत्तर। आया समझ में? तो अब ये इसको ट्राई कीजिए, ये कैसे करोगे? cos स्क्वायर x, तो इसको भी आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में। कैसे लिखोगे? देखो स्क्वायर का कोई नहीं है हमारे पास फॉर्मूला, इसीलिए नहीं कर पाएंगे, तो इसको तोड़ के लिखोगे तो प्लस हो जाएगा ये cos 2x बाई 2 dx, ऐसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। अब सब कुछ वैसे ही होगा, तो मैं ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट आंसर x/2 प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस c। ये हो गया उत्तर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक बात, ठीक। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इस इंटीग्रेशन का उपयोग कहाँ करेंगे। ये तो है गणित, तो इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें बार बार सी आ रहा था, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। वो अनिश्चित था, ये अब निश्चित वाला बताऊंगा, लिख लीजिए। चलिए देखिए, अगर इसमें ये लिखा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब निश्चित समाकलन। अभी तक मैंने बताया था अनिश्चित क्या होता है, इनडेफिनेट, उसमें हमें पता नहीं होता कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब जो समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, उसकी सीमाएं पता होंगी। क्या सीमाएं पता होंगी, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये fx है, fx, इसको इंटीग्रेट किए
और इसका आंसर आ गया जी एक्स। ठीक है, तो प्लस सी लिखते थे क्योंकि यहाँ और यहाँ इनकी सीमाएं नहीं दे रखी होती थी। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी जो सीमाएं हैं वो दे रखी हैं ए से बी तक। अब ये किसकी वैल्यू है भाई, पहले ये समझना है। तो जो जिसका ये फलन होगा या डी एक के बाद जो लिखा रहेगा ना, डी के बाद जो लिखा रहेगा वही उसी का मान होगा। तो ये x का मान है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीमाएं, है ना, लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लोअर लिमिट और इसको बोलेंगे अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट का मतलब क्या है, ये नीचे की जो सीमाएं है ना, निचला जो सीमाएं हैं वो होगा नीचे का हिस्सा, ये होगा ऊपर का हिस्सा। तो इसके ऊपर नहीं जाएगा और इसके नीचे नहीं जाएगा इसका इंटीग्रेशन का मान। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप देखो एक बार फिर से। ठीक है, ठीक है, देख लिए। तो इसको क्या बोलेंगे, ऊपरी सीमा और इसको बोलेंगे निचली सीमा। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करें, इसका इस्तेमाल देखो कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को समझना है। यहाँ पर ऐसे बनाओगे, अब c नहीं लिखोगे, यहाँ पे प्लस c नहीं लिखोगे। अब x का मान कहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे a से, तो a से b तक ऐसे। ठीक है, अब लिखो, अब कैसे करोगे, अब जो भी gx का आंसर आया उसमें इसका मान रख दो, तो g b, फिर एक माइनस का चिन्ह लगाओ। जब हम निचले हिस्से को लिखते हैं, लोअर लिमिट को लिखते हैं, तो एक माइनस का चिन्ह लगाते हैं और x की जगह क्या डाल दोगे, a, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, जल्दी से एग्जाम्पल में बताता हूँ तभी समझ पाओगे। एग्जाम्पल देखो जल्दी, फटाफट बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x² dx है। ठीक है, फ्रॉम 1 से 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका आपको उत्तर बताना है। तो सबसे पहले इनडेफिनेट का नियम लगाओगे, अनिश्चित समाकलन का नियम लगाओगे। x की घात n है तो क्या करोगे, n+1 बटा n+1। उसके बाद ये ब्रैकेट लगाओगे और x का मान कहाँ से शुरू करोगे, 1 से लेकर x का मान 3 तक। मैंने dx लिखा था इसलिए x आया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ये कितना बन गया, x की घात 3, x की घात 3 बटा 3, कहाँ से, 1 से लेकर 3 तक। अब सुनो क्या बोला गया यहाँ पर, x के जगह ऊपर वाला हिस्सा रख दो, ऊपरी सीमा में क्या लिखा हुआ है, 3, तो 3 रख दो यहाँ पे। तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, पूरे में 3 था तो पूरे में 3, इसमें कुछ x वैक्स है नहीं, खैर इसको आप बाहर भी ले सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। तो 3 का क्यूब क्या हुआ, 3 × 9 = 27, 27 में से 1 कम कर दो तो कितना आंसर हो गया, 26 बटा 3। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये अनिश्चित नहीं है, निश्चित है ये, इसलिए इसको ऐसे करते हैं। ठीक है ना, तो ये था डेफिनेट इंटीग्रेशन या निश्चित समाकलन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। sin x dx, नहीं, अब मैं किसी और से लिख के देता हूँ, थीटा डी थीटा। ठीक है, और इसका आपको करना है 0 से पाई, उत्तर दीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए इसको। तो हो गया सॉल्व, देखिए। चलिए, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा का मान 0 से थीटा का मान पाई। थीटा क्यों लिया मैंने, क्योंकि डी के बाद क्या है, थीटा, तो वही लिमिट जो वैल्यू होती है वो
उसी की वैल्यू होती है, डी के बाद जो होता है वही उसकी वैल्यू होती है ना, थीटा का 0 से पाई। चलो तो माइनस, एक बार थीटा की जगह क्या मान रखना है, पाई, है ना, तो माइनस कॉस पाई, ठीक है। माइनस क्यों लगाया एक, क्योंकि ये इसके फॉर्मूले में होता है और इसमें पहले से एक माइनस है तो वो माइनस रहेगा कॉस 0। तो वही चीज़ सिखाना था मुझे यहाँ पे कि अगर यहाँ माइनस आ जाए तो क्या करें। तो इसको करने का एक और तरीका है, अगर ये माइनस आता है ना तो इन दोनों को चेंज कर दो, उसको स्विच कर सकते हो। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कॉस थीटा, इसको चेंज कर दो, लोअर अपर हो जाएगा, अपर लोअर हो जाएगा, पाई से 0, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। कभी भी माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस बना दो कि ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, फिर रखोगे तो देखना वही आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 माइनस कॉस पाई, देख रहे हो, है ना। तो ये हो गया माइनस कॉस पाई का मान क्या होता है, -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस 0 का मान 1। तो इसका आंसर 0 नहीं हो रहा है, इसका आंसर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये है इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक बातें। अब जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे आगे इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती जाएगी और वहाँ पे काफ़ी यूज़ होगा। उसी प्रकार आप कॉस का भी कर सकते थे और लिमिट लगा सकते थे, है ना। अगर मैं π/2 लिखता तो यहाँ लिमिट π/2 हो जाता, है ना। फिर इसको चेंज कर सकते थे, माइनस है तो चेंज कर दिए, π/2 से 0 कर दिए, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्यामितीय रूप क्या होती है। जैसे मैंने डिफिनेशन का बताया उसी तरह इंटीग्रेशन का भी बताऊंगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। चलो तो अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखते हैं, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में क्या ज़रूरत पड़ेगी इसकी, वैसे इससे ज्योमेट्री तरीके से क्या हम निकाल सकते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है निश्चित समाकलन, उसका अनुप्रयोग करेंगे। एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ कर्व, मतलब किसी भी वक्र का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। बच्चों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। तो वक्र के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो अभी तक आप ऐसे सीधी कोई चित्र है उसका क्षेत्रफल आपको पता होता है कैसे निकालते हैं, है ना। ये L है, ये B है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, L गुना B। अगर ये त्रिभुज था तो इसका भी आपको पता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसका बेस हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन अगर कुछ ऐसा दिया जाए, ऐसा कुछ टेढ़ा सा ऐसा कुछ है और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ऐसे इसका क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे, तो वही सब सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ y dx का इंटीग्रेशन a से लेकर b तक का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व एंड x एक्सिस, मतलब x अक्ष और ये जो वक्र है उसके मध्य जो क्षेत्रफल बनेगा उसकी गणना होती है। इसका मतलब कैसे हुआ ये बताता हूँ। देखो मान लो इसका क्षेत्रफल निकालना था और इसका फलन दिया हुआ है, और उस फलन को जब आप बना रहे हो तो ऐसा कुछ बन रहा है, मान लीजिए ऐसा कुछ उसका वक्र है। तो आप x का मान a से लेकर x का मान
बी तक, इसके अंदर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल ये है, ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक। इसका आपको गणना करना है। तो आप देखिए, एक तो आपने ये fx ले रखा है, ठीक है ना, वो, और x, ये x अक्ष ले लिया आपने, x अक्ष। तो इसके अंदर जो क्षेत्रफल है इसकी गणना हो जाएगी। कैसे होगी मैं बताता हूँ। जब आप यहाँ से x दूरी पे जाते हैं, हाँ, और x दूरी में जाकर एक dx चौड़ाई का पट्टिका बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाते हैं पट्टिका। चलो मैं ऐसे पट्टिका बनाते हैं। तो पट्टिका बनाकर इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, क्षेत्रफल, तो क्या होगा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा dx, है ना, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा dx। तो क्षेत्रफल इस छोटे से पट्टिका का क्या हुआ, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ दिस बाउंड्री, है ना। तो ये छोटा सा जो मैंने लिया है शेडेड रीजन, मतलब इस पट्टिका का, ये जो पट्टी मैंने बनाया इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब ये y dx का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कल उसमें डिफरेंशिएशन में, dx मतलब बहुत छोटा सा परिवर्तन। तो x में बहुत छोटा परिवर्तन लिया आपने, बहुत ही छोटा। तो जब बहुत ही छोटा लेते हो ना, तो यहाँ जो ये टेढ़ा सा लाइन है, उसको भी आप सीधा मान सकते हैं, ये बिल्कुल सीधा मान सकते हैं। कैसे, देखिए, मैं ऐसे टेढ़ी सी लाइन ऐसे बना दी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ और यहाँ ऐसे अगर पट्टिका बनाऊँ यूं, तो इसकी चौड़ाई dx है, ठीक है। तो इसको भी तो आप सीधा ही मान सकते हो, क्योंकि dx बहुत छोटा है, मैंने यहाँ बहुत बड़ा बना करके दिखाया है। dx मतलब बताया था आपको 0.0000000 10 दिन तक 0.00000 फिर 1, इतना छोटा है, ठीक है। तो ये हो गया dx, ये y dx, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब आप पूरा निकालना चाहते हो यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल पूरा, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे ऐसे टुकड़ा बनाते जाएगा, है ना, ऐसे छोटे, और उसका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को जोड़ते जाएंगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ये जो मैंने बनाया ना, ये s की तरह है, और s का मतलब सम, ठीक है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन मतलब समेशन मतलब जोड़ना, ठीक है। तो आप जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए जोड़ रहे हैं। तो कहाँ से शुरू कर रहे हो आप, a से, कहाँ तक लेके जाओगे, b तक। तो ऐसे ही छोटे छोटे पट्टिका निकाल के अगर क्षेत्रफल निकाल के जोड़ोगे तो उसके पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो टोटल एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, टोटल एरिया फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b इज, क्या करना है, ऐसे जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, क्या जोड़ना है, y dx। कहाँ से जोड़ना है, x का मान a से x का मान b तक। तो ये क्या देगा, ये पूरा क्या है, ये भरपूर, ये क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है ना, एरिया, ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो आज के बाद से इंटीग्रेशन का मतलब क्या समझोगे, इस लाइन का मतलब है पहले तो जोड़ना, सिग्मा समेशन जोड़ रहे हो, एक बात। दूसरी बात क्या जोड़ रहे हो, तो क्षेत्रफल। तो सभी को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ सिंपल सा, और ये एरिया का मतलब समझ में आ जाएगा आपको, लिख लीजिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक फलन है y बराबर 2x, ठीक है, ये एक फलन है और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू
2.5 ये ले लो, ठीक है, 1 से 2.5 तक। क्या डेसिमल में प्रॉब्लम ना हो जाए, चलो 2 ही लेते हैं, ठीक है, 1 से 2 तक लेकर क्षेत्रफल ज्ञात। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका आप अगर बना पाएँ ग्राफ, तो ग्राफ आपको मैंने सिखा रखा है कैसे निकालते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, y इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ से पास होगी ये लाइन। कहाँ से बनाना है आपको, x बराबर 1 से कहाँ तक, x बराबर 2 तक, x बराबर 2 तक। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है आपको क्षेत्रफल, ठीक है। कैसे निकालें, देखो अगर स्ट्रेट लाइन है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पहले भी बहुत सारे नियम है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन का काम यहाँ पे अगर करें तो बिल्कुल एक लाइन में हो जाएगा। क्या करना है, y dx का इंटीग्रेशन कहाँ से, फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2, ये करना है, ठीक। तो y की जगह क्या रख दिए, 2x dx, y की जगह 2x dx, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2, तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, नहीं, तो इसका आंसर हो गया 2 ऐसे ही बाहर है, x स्क्वायर बाई 2। कहाँ से शुरू कर रहे हो, 1 से लेकर 2 तक, तो इस 2 को तुम बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर ये 2 को काट सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया, 3 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ये इसका उत्तर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 3 यूनिट। यूनिट मतलब जो भी यहाँ दिया रहे, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये था आपका कैलकुलस। कैलकुलस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कैलकुलस में हमने क्या सीखा, फलन यानी कि फंक्शन सीखा। फंक्शन हमने सीखा कि अगर y x का फंक्शन है, मतलब y का मान x पे निर्भर कर रहा है ना, उस पर वो आश्रित है। x को परिवर्तन करोगे तो y परिवर्तित हो जाएगा। फिर हमने सीखा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत छोटा सा परिवर्तन को d बोलते हैं, स्मॉल d। तो dy बाई dx का कोई रूल है, रूल का हम जो चार्ट है वो बना रखे हैं। फिर उसका इस्तेमाल कैसे किया हमने, टेंजेंट निकालने के लिए, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए, मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए, रेट मेजर करने के लिए, दर है ना, उसका दर, बढ़ने का दर, घटने का दर। फिर डबल डिफरेंशिएशन सीखा हमने, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएशन को। फिर आखिरी में समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मेन काम क्या है, क्षेत्रफल निकालना। डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम है क्षेत्रफल निकालना। तो बस इतना ही है, इसमें कैलकुलस कंप्लीट होता है आपको। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, इसको आप लिख लीजिए। थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।